वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक क्लास ऑलरेडी में जो टीजीटी मेडिकल में पूछे गए क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास एचपी जीके के, इंडिया जीके के, साइकोलॉजी के, हिंदी इंग्लिश के, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारी जो है वो सेकेंड क्लास है जिसमें हम जो है इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले एग्जाम जिन्होंने भी जो है वो टीजीटी नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, आर्ट्स की प्रिपरेशन करनी है या जेबीटी की प्रिपरेशन करनी है, आप सभी के लिए ये वाले पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं हम इस क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे जम्बल्ड ऑर्डर्ड में चीजें आप लोगों के पास दी हुई हैं। आपको अरेंज करना है इन्हें, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आप लोगों के पास जो है वो एक पोर्शन है ऑफ द एंशिएंट ruins रेमनेंट सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड वर। इसको आपको अरेंज करना है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, जैसे कि आप पहली ऑप्शंस यहाँ पर देख पा रहे हो। द एंशिएंट ruins were discovered, remnant of a civilization. Ancient ruins discovered were the remnants of a civilization. Discovered were the remnant of a civilization. Ancient ruins or were discovered remnants of a ancient ruins a civilization. तो यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम मैं जितना देख पा रही हूँ, मैक्सिमम सभी ने ऑप्शन ए करेक्ट किया होगा। और अगर मैं बात करूँ तो गूगल पे भी आपको जो है वो ऑप्शन ए ही करेक्ट दिखेगा। लेकिन दोनों के अपने अपने सेंस है और ये जो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एंशिएंट ruins डिस्कवर्ड वर द रेमिनेंट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको ऑफिशियल आंसर की में जो है वो करेक्ट दिया गया है। ठीक है। और इसका अपना जो मीनिंग निकल रहा है वो भी अपने आप में सही है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। मैक्सिमम इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लाने की कोशिश करेंगे सभी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे सीबीडीटी के नाम से हम जानते हैं, कि जून 2024 में सीबीडीटी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, तो वो कौन नियुक्त किए गए थे? करेक्ट आंसर होगा आपका रवि अग्रवाल को जो है वो 2024 में जो है वो सीबीडीटी के अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बनेर जल विद्युत परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दसवरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एचईपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लिखा गया है यहाँ पे। तो ये जो स्वरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पब्बर नदी के ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। ये आपके पास कुछ वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं। अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, तो जो स्मॉल फिश के टाइप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मिनो उसे कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है कि बैंक्स अर्न अ स्प्रेड। जो बैंक्स हैं वो मुनाफा कमाते हैं, स्प्रेड कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? दे रिफ्यूज पे इंटरेस्ट टू एनी डिपोजिटर, कि वो जो भी जमा करते हैं पैसे, उनको वो कोई ब्याज नहीं देते, इसलिए वो पैसा कमाते नहीं। बोरोवर्स रिटर्न डबल द लोन अमाउंट, जितना उधारकर्ता लेता है तो ऋण राशि वो दुगना देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, अगर दुगना देना पड़े तो कोई लेगा ही नहीं, है ना। तो दे चार्ज अ हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स दैट दे पे ऑन डिपॉजिट्स, कि वे जो जमा कर पर दिए गए ब्याज होता है उससे अधिक ब्याज ऋण पर वसूलते हैं, वो अगर कोई आपसे उनसे ऋण लेता है, लोन लेता है यानी कि। ठीक है, जितना वो देते नहीं है जितना वो ले लेते हैं जिन्होंने उधार लिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए जो है वो बैंक जो है वो मुनाफा कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ नवंबर 2025 what is the installed capacity of the Sanj hydroelectric project in हिमाचल प्रदेश? नवंबर 2025 तक, अभी हाल ही की हम बात कर रहे हैं, पिछले मंथ की, हिमाचल प्रदेश में सैंज जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता स्थापित की गई थी उसकी क्षमता क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 मेगावाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एस्पेक्ट ऑफ योगा मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट
द टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन। देखो लाइफ साइंस का यानी कि जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि योग का कौन सा पहलू है जो शिक्षा में, जो एजुकेशन में जीव विज्ञान की अवधारणाओं के शिक्षण में सबसे प्रभावी रूप से सहायक होता है। तो जब हम योगा को अपनी लाइफ साइंस के उस पर ऐड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या करता है, हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छा बनाता है, हमारे जो माइंड है, बॉडी है, उसको भी उसमें अवेयरनेस लाता है। तो बिल्डिंग माइंड बॉडी अवेयरनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज ईजियर टू बिल्ड अ चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का निर्माण करना आसान होता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये कब होता है, जब बच्चा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो बेस्ट वे होता है बच्चे के व्यक्तित्व को निखारने का, व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे प्रारंभिक बचपन सबसे अच्छा समय होता है, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे का निर्माण करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या किया जाता है, हमारी जो हेल्थ है उसके प्रति जागरूकता पैदा की जाती है, स्वस्थ आदतों को विकसित करने के बारे में बात होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ आदतें विकसित करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which capital city saw protest after the M23 rebel moved forward in eastern Congo and foreign embassies were targeted? कि पूर्वी कांगो में जो है वो M23 विद्रोहियों के द्वारा के आगे बढ़ने, M23 विद्रोही जो है वो पूर्वी कांगो में आगे बढ़ने और विदेशी दूतावासों को निशाना बनाए जाने के बाद जो है वो किस राजधानी में विरोध जो प्रदर्शन हुए, तो वो हुए हैं किशानशाह में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसको मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज, यानी कि यहाँ पर देखो नंबरिंग पे मत जाना, यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में देखें और प्रश्न का उत्तर देना है आपको। गिनती जो है बाईं से दाईं करनी है आपने, और बाईं साइड है आपकी ये वाली, ठीक है, जो अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ना ABC, तो वो बाईं साइड होती है, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है एक सीरीज दी हुई है BNDD, जो भी आपके पास सीरीज है, और ये दाईं साइड है, ये बाईं और ये दाईं। तो ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम स्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा स्वर यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर हम ए को देखें तो इसके ठीक पहले एक स्वर होना चाहिए, ए के ठीक पहले एक स्वर नहीं है, बाद में एक व्यंजन नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब हम ई को देखते हैं, क्योंकि और तो कहीं पर कोई भी हमारे पास जो है वो स्वर नहीं है, तो ई के ठीक पहले जो है वो एक स्वर है और इसके ठीक बाद में एक व्यंजन है। तो यहाँ पे कितने ऐसे शब्द हैं ये यहाँ पे पूछा है कि कितने स्वर हैं, तो इसमें एक ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक ही, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। तो 12th का यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंड होल्डिंग एक्ट है वो कब आया था, 1972 का है लैंड होल्डिंग एक्ट। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो इम्पोजिंग लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन है, भूमि सीमा निर्धारण करना और पुनर्वितरण करना जो है, इसका जो है वो मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, इम्पोजिंग लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्ट, ये था 1972। आप याद रख सकते हो, हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि कब था, तो 1972 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमने देख लिया। नेक्स्ट है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर कौन सी है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है आपके पास, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्प्लीमेंट न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसीज वाज अपलॉडेड बाय मैनी। तो यहाँ पे उल्टी फुल्टी दी हुई है आपके पास स्पेलिंग्स, ठीक है, कई स्पेलिंग्स ठीक हैं कई गलत हैं, तो आपको इनकरेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है वो बतानी है। तो ये डिसीजन जो है ये गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 20,
अब यहाँ पे एक समीकरण दी है और समीकरण है आपके पास ये वाली। यहाँ पे बोला है कि अगर हम जमा और जमा है, घटाना है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ये चारों को उल्टा फुल्टा कर दे। अगर अगर हम जमा को माइनस बना दें, मल्टीप्लाई को डिवीजन को आप मतलब आपस में चेंज कर दें, जमा को माइनस बना दें, माइनस को जमा बना दें, मल्टीप्लाई को डिवीजन बना दें, डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दें, तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से रामसर स्थल कौन सा नहीं है। पोंग डैम देखिए कांगड़ा में है, चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, रेणुका जो वेटलैंड है एक ये ध्यान रखिएगा सिरमौर में है, और डल लेक धर्मशाला में है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज रामसर स्थल नहीं है, तो डल लेक एक रामसर स्थल नहीं है। पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, वेटलैंड सभी जो है वो रामसर साइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप टू इवेलुएट नेशनल रिसोर्सेज एंड फ्रेम डेवलपमेंटल प्लान्स। राष्ट्रीय संसाधनों का मूल्यांकन करने और विकास योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो वो किस वर्ष में जो है वो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इंक्लूसिव स्कूलिंग एम्फेसिस। जो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ जो है वो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाया जाना। तो जिन्होंने देखो मैंने आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर कराया था, तो जिन्होंने अगर उस चीज को देखा होगा वहां से मैंने आप लोगों की जो है ये सारी चीजें वहां पे मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग उन क्वेश्चन से आप लोगों को जो है वो वैसे ही देखने को मिलेंगी, और कई जगह पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे उन चीजों को देख सकते हो। आप लोगों को पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस वहां पे कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि समावेशी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना निम्नलिखित पर जोर देती है। तो किस चीज के ऊपर जोर देती है ये, तो ये जोर देती है जो हमारे पास जो कि बच्चों की आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान रखने के बारे में। रिसोर्स मैपिंग टू अलाइन अवेलेबल एक्सपर्टीज विद लर्नर रिक्वायरमेंट। हिंदी में देख सकते हो कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के साथ उपलब्ध विशेषज्ञता को संरेखित करने के लिए संसाधन मानचित्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच आइडिया रिफ्लेक्ट पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे की थ्योरी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये किस चीज को प्रतिबंधित करता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे जो है वो एक्टिव बिल्डर होते हैं, खुद से चीजों का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन लर्न्स बाय एक्टिवली एक्सप्लोरिंग दिस देयर एनवायरमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है on which day did Himachal Pradesh attain full statehood and become the 18th state of the Indian Union under the State of Himachal Pradesh Act 1970। कि हिमाचल प्रदेश अधिनियम जो 1970 आया था उसके तहत हिमाचल प्रदेश को किस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और यह जो है वो 18वां राज्य बना था, 18th स्टेट बनी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 25 जनवरी 1978 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और वो 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक कोड आपके पास है, यहाँ पे क्लैप आपको दिया हुआ है। अगर आप क्लैप को जो है 7452 लिखते हो और लिस्ट को जो है वो 9536 लिखते हो, तो यहाँ पे एल का कोड आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे जो है वो सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे देखिए क्लैप है और लिस्ट है, तो क्लैप में भी देख रहे हो आप एल है और लिस्ट में भी आपका एल है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर और यहाँ दोनों पे कोई चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है और यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है, और 2 यहाँ है यहाँ नहीं है। तो जो दोनों जगह पर कॉमन है वो क्या है आपका 5 है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी न किसी रूप से समान है।
ठीक है, किसी न किसी रूप में समान है और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। और भिन्न युग्म का चयन व्यंजन और स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं किया गया है कि उनकी क्या स्थिति है, ये यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व आप लोगों ने खुद से कर लेना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 27 का। ठीक है, नंबरिंग इनकी थोड़ी बहुत आगे है, लेकिन आपको आंसर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप लोगों ने कर लेना है, थोड़ा सा टाइम जाएगा इस चीज के लिए, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे। तो जिनके लिए कम टाइम लगेगा वो मैं करवा देती हूँ आपको साथ साथ। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स सिंक्रोनस ई लर्निंग, कि जो समकालीन ई लर्निंग का समर्थन करती है वो कौन सी टेक्निक है ई लर्निंग का समर्थन करने वाली। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो लेक्चर्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या ये ई लर्निंग का समर्थन कर रही है। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, आपके स्वगति से संचालित ऑनलाइन मॉड्यूल, प्रिंटेड हैंडआउट्स है, पुस्तिकाएं हैं, या लाइव वेबिनार्स होते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं जो साथ में, तो वो समकालिक ई लर्निंग का समर्थन करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉर्गुरेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द होलिस्टिक नेचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि शारीरिक शिक्षा के समग्र स्वरूप को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो कौन जो है वो फिजिकल एजुकेशन की होलिस्टिक नेचर को दर्शाता है। तो यहाँ पे जब हम जो है वो क्या करते हैं, बॉडी की, माइंड की और स्पिरिट की, शरीर, आत्मा और मन की शिक्षा की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल के बारे में बात हो रही है, टेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, बाकी कहीं नहीं। तो यहाँ पे तीनों चीजें आ रही हैं, तो ये हमारी होलिस्टिक नेचर को दर्शाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज नोन एज डैश एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, कि उसे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट में ए आ रहा है, यानी कि स्वर साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे लगेगा एन आर्टिकल, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के मेंबर्स का जो है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, और लोकसभा, यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और सॉरी, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं, द 5 ईज मॉडल इन लेसन प्लान स्टैंड्स फॉर, कि जो पाठ योजनाओं में 5 ई मॉडल हैं उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट, कि पहले हम संलग्न करेंगे, अन्वेषण करेंगे, समझाना, विस्तार से बताना और मूल्यांकन करना, ये हमारे 5 ईज मॉडल हैं। लेसन प्लान में हम इन चीजों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी, क्या होती है जब जो है बच्चा क्या करता है, सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी का एग्जाम्पल, नॉट एक्सप्लेन, एग्जाम्पल पूछा है कि क्या होगा। तो जब बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता है, दोस्तों के बीच में दोस्त बनाने में कठिनाई होती है ना, यानी कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में कठिनाई होगी, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी। गलत, आपकी खराब हैंड राइटिंग है, उससे सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी नहीं होगी। स्लो रीडिंग है आपकी, धीरे से आप मतलब आपकी गति कम है, गणित में कम अंक आ रहे हैं, लेकिन आप जब दोस्त बनाने में कठिनाई जो है वो फील करते हो, तो वो एग्जाम्पल आता है सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे बोला हुआ है, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे जो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे भी कोई अंडरलाइन नहीं था, तो यहाँ पे आपको इन के अंदर कौन सी चीज दी गई है उसको देखकर आप लोगों ने यहाँ पे आंसर करना था। In the given sentence the underlined segment is a proverb है यहाँ पे कोई, and it may have an error, उसमें error है। Select the option that rectifies the given segment. If there is no error, select no rectification required। ठीक है, ये क्वेश्चन था यहाँ पर।
After years away from the company, John realized that his old colleagues had moved on and that he was long absent, soon forgotten. तो देखो यहाँ पर कोई भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सारा सही था। नेक्स्ट है, as per the Himachal Pradesh Human Development Report 2025, the state's average Human Developmental Index HDI is about। हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य का औसत मानव विकास सूचकांक जो है HDI लगभग कितना था, ये यहाँ पे पूछा है। तो 0.78 हायर देन द जो नेशनल एवरेज है आपकी, है ना, राष्ट्रीय जो औसत है आपका, उसके ज्यादा है, 0.78 हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया था, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ERTY, U और W एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर स्थित हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक है 1 और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है 2 और इसी तरह उससे ऊपरी मंजिल का क्रमांक है 6। तो R और T जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल दिया हुआ है 15 है, तो U Y के ठीक ऊपर रहता है और E और T जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग है 7। तो T के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लोग रहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1931 में 1931 में आप लोगों को पता है कि गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, तो लंदन में आयोजित किए गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव। ये भी पीएम श्री स्कूल से रिगार्डिंग भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया था। तो पीएम स्कूल जो यहाँ पे स्थापित किए गए, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों जो है वो पीएम श्री स्कूल जो है वो बनाए गए, तो यहाँ पर इसका मतलब था ट्रांसफॉर्मिंग 14,500 स्कूल को मॉडल इंस्टीट्यूशन अलाइन किया जाए आपकी एनईपी 2020 के अनुरूप, कि 14,500 स्कूलों को एनईपी 2020 के अनुरूप आदर्श संस्थानों में परिवर्तित करना, ये जो है यहाँ पर इस इनिशिएटिव से ये शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिलेक्टिंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज व्हाट फैक्टर इज एसेंशियल बियॉन्ड कंटेंट एक्यूरेसी, कि डिजिटल शिक्षण संस्थानों का चयन करते समय, जब आप डिजिटल शिक्षण संस्थानों का चयन करते हैं तो विषय वस्तु की सटीकता के अतिरिक्त कौन सा कारक आवश्यक होता है। आप विषय वस्तु को देखते हो कि जो कंटेंट है वो सटीक है, उसके अलावा कौन सी चीज देखी जाती है, तो उसके अलावा एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफॉर्मिटी भी देखी जाती है। एक रूपता के लिए किसी एक डिजिटल फॉर्म का विशेष उपयोग जो है वो देखा जाता है। अच्छा सॉरी गाइस, ये मैंने आपको ऑप्शन देखी नहीं बात बाकी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका जो है वो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मैं इस चीज को यहाँ पे फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, बाकी ऑप्शंस भी क्योंकि एग्जैक्ट लग रही है। इन सिलेक्टिंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज बट फैक्टर इज एसेंशियल बियॉन्ड कंटेंट एक्यूरेसी के अलावा, तो देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है आपके पास कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए मल्टीपल डिवाइसेस की और इजी होना चाहिए यूज, ये हमारे पास जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ऑप्शन ए, अनेक उपकरणों के साथ, एक तो कंटेंट की एक्यूरेसी बोला, उसके साथ वो इजी भी होनी चाहिए अगर आप उन उपकरणों को, और वो आसानी से उपयोग में लाए जा सके, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 2025 में बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में यात्री यातायात प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव के कारण यह रिजर्व सुर्खियों में आया, ठीक है, कि यहां से इन्होंने यातायात प्रतिबंध हटा दिया रात्रि के लिए, ठीक है। तो यह रिजर्व किस राज्य में है आपसे पूछा गया है। आप ये भी देख लो कि आपसे डायरेक्ट जो है वो टाइगर रिजर्व या जो आपके नेशनल पार्क्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी कि पाठ्यक्रम के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं हम, एम्फेसिस द अलाइनमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स डायरेक्टली विद इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत अधिगम गतिविधियों और मूल्यांकनों को इच्छित अधिगम परिणामों के साथ सीधे संरेखित करने पर बल देता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आउटकम
यहाँ पे लर्निंग अलाइनमेंट, मेकिंग ऑब्जेक्ट, टीचिंग एंड असेसमेंट फुली मैच। यानी कि उद्देश्यों को कक्षा अभ्यास से अच्छा सॉरी ये ऑप्शंस इकट्ठी हो गई हैं। तो रचनात्मक संरेखण जो संरेखण है उद्देश्यों, शिक्षण और मूल्यांकन को पूरी तरह से मेल खाना, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो भी आप चीजें करवा रहे हो, जो भी उद्देश्य हैं, जो भी शिक्षण है, वो मूल्यांकन से पूरी तरह मेल खाए। जो आप मूल्यांकन कर रहे हो, जो आपने पढ़ाया है, जो आपने उद्देश्य रखे थे, वो उसके साथ में मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी? कब बना था हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश? कब बना था ये बोला जा रहा है, तो 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लेस्ड एजुकेशन इन द कंक्रीट लिस्ट फॉलोइंग allowing both the union and states to make law on it? तो क्या बोला जा रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है कंक्रीट लिस्ट में जो है वो यहाँ पे शामिल किया गया था, अलाउ किया गया था यूनियन एंड स्टेट को, दोनों को कंक्रीट लिस्ट में जो है वो डाला गया था। तो वो ये कभी किया गया था, जो आपका 42वां संवैधानिक संशोधन है 42nd अमेंडमेंट, उसमें जो है ये चीज की गई थी। तब जो है कंक्रीट लिस्ट में दोनों विषयों को इकट्ठा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As of October 2025, into how many district in हिमाचल प्रदेश divided? अक्टूबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश कितने जिलों में विभाजित होगा? ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया था, अक्टूबर का करंट अफेयर था ये। ठीक है, तो ये 12 जिले में ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ये देख सकते हो कि कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ यूज ऑफ आईसीटी इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट? अगर आपको प्रोफेशनली डेवलपमेंट देखनी है व्यावसायिक विकास में, तो आपकी आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सामान्य उपयोग नहीं है। किसमें नहीं है? आइसोलेटिंग लर्नर फ्रॉम कोलैबोरेशन से आप उनको आइसोलेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को अलग करना नहीं हम सिखाते हैं, बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए आईसीटी हेल्प करती है। ऑनलाइन असेसमेंट्स उनको डिलीवर करने में जो है वो हेल्प करती है, बच्चों को अलग करने में नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बीच में हिमाचल का पूछा है कि हिमाचल प्रदेश लगभग निम्नलिखित में से किस अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा 30-22 नॉर्थ से 30-12 नॉर्थ, और यहाँ पे 75-45 ईस्ट से लेके 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे को भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर के रूप में अनावरण किया गया है? तो देखो, इसको हम वैसे पशु नहीं बोलेंगे, ट्रांसलेशन होगी है यहाँ पे। इंग्लिश में ध्यान रखना है, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगे तो नाम इसको एनिमल ओवरपास कॉरिडोर ही दिया है, लेकिन हिंदी में हम इसको पशु नहीं बोल सकते, एनिमल ही वहां पे दिया होगा आपको नाम। ठीक है, कई बार दे भी सकते हैं जब जो है वो ट्रांसलेट की जाती है ना, क्योंकि ये चीजें तो आ सकती है। तो एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है जून 2025 में इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, तो किस एक्सप्रेस वे को जो है वो सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर के रूप में अनावरण किया गया है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसको जो है बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हाउ डज लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मेटाकॉग्निटिव स्किल्स? कि भाषा विद्यार्थियों के मेटाकॉग्निटिव कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देती है? ये अपॉर्चुनिटी को रिमूव करती है? नहीं, अपॉर्चुनिटी को रिमूव करने के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं होती है। एनेबल रिफ्लेक्शन ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस टू सपोर्ट सेल्फ असेसमेंट, ताकि बच्चा खुद की असेसमेंट कर सके। और यहीं से हमें आंसर मिल जाता है कि जो यहाँ पर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप करती है, ताकि बच्चे के अंदर हम इनको ये कंट्रीब्यूट करती हैं। रिफ्लेक्शन जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं और सेल्फ असेसमेंट को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, अगर हम रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग बात करें, तो हाउ डू स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज? बच्चे नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? कैसे? तो बच्चा जब एक्टिव होगा और नई पुरानी नॉलेज के साथ में नई नॉलेज को जो है वो जोड़ेगा, यानी कि बाय इंटीग्रेटेड न्यू आइडियाज विद प्रायर नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट के माध्यम से बच्चा जो प्रायर नॉलेज है, जो पिछली नॉलेज है, नई नॉलेज के साथ में इंटीग्रेट करेगा, तब वो जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ प्रिसाइज, जो है यहाँ पे एक वर्ड है कि प्रिसाइज का सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है, तो प्रिसाइज होता है आपका एक्यूरेट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कि वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुनना है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो सर्वज्ञ कहा जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित लोकोक्तियों के लिए उचित अर्थ का चयन करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी का मतलब क्या होता है, ये वैसे पूरी आपके पास लोकोक्ति बनती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन को आरसी का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दोनों महिलाएं गली में दोनों महिलाएं गले लगी, तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये जो है वो आपके पास जब हिंदी को टाइप किया जा रहा है तो गड़बड़ हो रही है। तो जो मैं ओरली आप लोगों को बता रही हूँ ना, किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर देखने को मिलेगा, बाकी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों महिलाएं डैश गली में लगी, तो इस तरीके से है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ कि यहाँ पे बतियाने होगा। दोनों महिलाएं गली में डैश लगी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दोनों महिलाएं गली में डैश लगी, ये है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर। तो दोनों महिलाएं गली में बतियाने लगी, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाम धातु क्रिया पूछा है कि इनमें से नाम धातु क्रिया आपको बतानी है, तो नाम धातु क्रिया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान का करेक्ट आंसर होगा कि जो लोग जो है वो बाहरी दिखावा अधिक करते हैं लेकिन असल में गुणहीन होते हैं, उनमें कोई गुण नहीं होता है, उसे कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको विलोम पहचानना है, देव की आराधना करने पहुंचते हैं, ऐसा बोला है, लोग मंदिर में देव की आराधना करने पहुंचते हैं, तो जो देव है यानी कि भगवान बोला जा रहा है यहाँ पे, तो इसका विलोम क्या होगा, देव का होगा दैत्य, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार का विलोम होगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, एक पुरस्कार है, दंड है, सम्मान है, उपहार है और भेंट है। तो पुरस्कार का यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो देखो पुरस्कार तो वैसे यहाँ पर जो है वो दंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका विलोम, देखो अगर आपसे विलोम पूछा है ना तो पुरस्कार हुआ उपहार, आपको यहाँ पे दंड करना है। अगर यहाँ पे पर्यायवाची पूछा होता, ठीक है, तो पर्यायवाची आपके पास पुरस्कार का भेंट होता। याद रखिएगा, दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर विलोम पूछा है तो दंड, और अगर पर्यायवाची पूछा है तो भेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत न टूटना, दंत न टूटना भी बोल सकते हो, या दूध के दांत न टूटना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम्हारे अभी दूध के दांत टूटे नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है कि किसमें यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है, क्या यहाँ पे गलती किसमें है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया हो, बारिश की बूंदों से मिट्टी की खुशबू मन को भाती है, सच्ची दोस्ती मुश्किल में ही अपनी पहचान दिखाती है, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उजाला भरने का माध्यम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट यहाँ पर दिया गया था कि ये अशुद्ध वर्तनी वाला है, ठीक है। मैं आपको वो बता रही हूँ जो क्वेश्चन पेपर में आए थे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पड़ जाता है तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। ये मैंने खुद से अपने हैंड से टाइप किया हुआ है, तो हो सकता है मैंने इसमें कोई गलती ना छोड़ी हो, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट आपने ध्यान रखना है कि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पड़ जाता है तो आपने उनको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, हिंदी में जो है वो राइटिंग एरर हो सकती है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, बाकी सारे एग्जैक्ट है, बट इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द का विलोम आपने पहचानना है। दैविक का विलोम क्या होगा, तो दैविक का विलोम होगा आपके पास यहाँ पर भौतिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का यहाँ पर चयन करना है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है जो हमें ये बताता है कि कोई काम है वो कितना हो रहा है, उसके जिन चीजों को आप माप सकते हैं गुण, मतलब इस तरीके से,
ठीक है, तो यह काम डैश कठिन है, हमें इसे ध्यान से करना होगा। तो कितना कठिन है? अभी कठिन है, ऊपर कठिन है, कभी कठिन है, थोड़ा कठिन है। तो थोड़ा कठिन है, ये हमारा अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा और ये सेंस बना रहा है। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों के जो है वो एचपी मेडिकल के जो आपका 15 को हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस भी जो है वो डिस्कस करे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो चैनल के साथ में बने रहिएगा। थैंक यू।